अभी हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बोला गया है कि एएस या इंड एस इज़ द फाइनल अथॉरिटी। अगर एएस या इंड एस प्रोवाइड करती है एग्जाम्शन, देन यू विल गेट एग्जाम्शन फ्रॉम कंसोलिडेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेट सारे कंपनी को कंसोलिडेट करना पड़ता है, डेट मीन्स होल्डिंग कंपनी को एज पर शेड्यूल करना है, एएस फॉलो करना है या इंड एस फॉलो करना है। अगर कोई एग्जाम्शन ले लिया है तो उसको नोट्स टू अकाउंट में लिस्ट देना है एज पर शेड्यूल 3 विथ रीजन। ये दो सब्सिडरीज को हमने कंसोलिडेट नहीं किया है। एएस या इंड एएस में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट एग्जाम्शन है। पहले हम लोग एएस में देखते हैं। अगर इफ़ देर इज अ टेम्प्रोरी होल्डिंग, अगर हम लोग किसी कंपनी में टेम्प्रोरी होल्डिंग करते हैं, एग्जाम्पल स्टॉक इन ट्रेड, इफ़ वी कैन नॉट रिपेट्रिएट द अमाउंट फ्रॉम सब्सिडरीज, डेट इज इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिला है, तो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट नहीं करते हैं एज पर इंड एस। बट इंड एस 110 डज नॉट गिव अबव दो एग्जाम्शन, ये दो एग्जाम्शंस इंड एस नहीं देता है। सो कंसोलिडेटेड वुड बी रिक्वायर्ड। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होता है तो एएस में तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, लेकिन इंड एस में आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। एज पर इंड एस इवन इन एबव 2 पॉइंट्स, इंड एस एग्जाम्शन देता है इन फॉलोइंग केसेस। इन्वेस्टमेंट एंटिटीज में, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का मेन काम है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया गया है, फाइनेंस के लिए इन्वेस्ट किया है, देयरफॉर नो नीड टू कंसोलिडेशन। एम्प्लॉय पेंशन फंड को मैनेज करने के लिए कोई कंपनी बनाई है तो उस कंपनी का भी आप अपने अकाउंट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बनाएंगे। इंटरमीडियरी सब्सिडरीज, प्रोवाइडेड उसके शेयर होल्डर्स को कोई ऑब्जेक्शंस ना लें और उसकी होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, तो इंटरमीडियरी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से कंडीशन में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट नहीं करना पड़ता है। एज पर एएस 2 है, एज पर इंड एस 3 है। अब हम लोग होल्डिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड कंपनी। अगर किसी कंपनी को एक या एक से अधिक सब्सिडरी है, इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रिपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल द सब्सिडरीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज डेट ऑफ इट्स ओन। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट या होल्डिंग कंपनी। ये इंक्लूड करते हैं कि आप आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स for segmental reporting, related party and related party transactions for reporting, obtaining accurate and complete financial information for component, and making appropriate consolidation adjustment. However, the requirements related to preparation of consolidated financial statements shall not apply to a company अगर वो कंपनी मीट करते हैं फॉलोइंग कंडीशंस को। होली ओन सब्सिडरी या पार्शली ओन सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, मेंबर को इंटीमेट कर दिए हैं, रिटर्न में प्रूफ ऑफ डिलीवरी रखे हैं। कोई भी मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं करता है कि कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपनी हुज सिक्योरिटी इज नॉट लिस्टेड आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट holding company files consolidated financial statement with the registrar which are in the compliance with applicable accounting standards. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि कौन से सब्सिडरीज का आप कंसोलिडेशन नहीं करेंगे तो काम चलेगा, वहाँ पे एग्जम्पशंस दिया गया था। ठीक है, अब आगे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में होल्डिंग कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट क्या है। हाँ, ग्रुप के अंदर कितनी कंपोनेंट हैं, कितनी सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट है, उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद सब लोग को इन्फॉर्म करके उसकी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना।
ईयर एंड में सबकी बैलेंस शीट एंड पीएल ऑब्टेन करना विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन। अगर वो फॉरेन करेंसी में होगा तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना। अगर गैप अलग अलग है तो गैप का एडजस्टमेंट करना। हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जितने भी कंपोनेंट हैं उसको ऐड करेंगे, उसमें कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करेंगे। आखिरी दो स्पेशल पॉइंट क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट बढ़ जाएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ अ बोर्ड। फैक्ट ऑफ द केस, ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है ओनली 10% ऑफ अ वोटिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर द कंपोनेंट्स ओवर द बोर्ड ऑफ बी लिमिटेड। In such a case, A Limited would be considered as a parent of B Limited and it would consolidate balance sheet in the consolidated financial statement. Consolidate B Limited in the consolidated financial statement as a subsidiary. Okay. Audit procedure क्या है? Obtain understanding, make plan, accounting policy, nature, timing and extent of audit procedures to be performed. कंट्रोल ओवर बोर्ड, वेरीफाई करेंगे बोर्ड के मिनट को। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय पेरेंट, प्रोवाइडेड एनी टेक्नोलॉजी नो हाउ, इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेटस इंस्टीट्यूट एडजस्टमेंट, AS18 SA550 फॉर्मिंग ओपिनियन, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक ना। इसका ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स एंड होल्डिंग का अलग अलग ऑडिटर होता है तो ऐसे 600 को यूज करेंगे। यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर डिसाइड करता है टू यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसे COMP कंपेल्स कन्फर्म करनी चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ SA 600 with regard to the determination of materiality during the details of consolidated financial statement. Auditor should consider the following. Auditor को required है to compute the materiality for the group as a whole. Parent auditor भी materiality compute कर सकता है on the group level to determine whether components financial statement are material. अगर component auditor का कोई observation है on the components financial statement and respective of whether the auditors of component are also the auditor of the consolidated financial statement or not, are required to be included in the parent's auditor's report on the consolidated financial statement regardless of the materiality. लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। Adjustment made in the accounting period for which the consolidated financial consolidation of financial statement is done. Intergroup interest paid and received, management fee, current period consolidation adjustment, current period consolidation adjustment, intergroup interest paid and received, management fee, etc. Unrealized intergroup profit on assets, unrealized intergroup indebtedness, harmonizing the different accounting policies, adjustment of deferred tax, adjustment to the financial statement for subsequent events or transactions that occur between the balance date and the date of the auditor's report on consolidated financial statement of the group. There are two types of subsequent event. Subsequent event दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। एडजस्टिंग इवेंट, events or transactions that provide additional event about conditions that existed at the date of financial statement. Non-adjusting event, events जो provide करता है evidence about conditions that did not exist at the date of financial statement but arise subsequent to that date. Events occurring after the balance date which do not require adjustment would not normally require disclosure. If significant for such event, the following shall be disclosed: nature of the events and
एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। इसी के साथ आपका ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हुआ। इसमें टोटल 5-6 क्वेश्चंस देखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एएस और इंड एएस कौन कौन से कंडीशन में आपका कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से एग्जाम्पशंस देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी में एक चीज़ और भी देखे कि आपको किस कंडीशन में आप प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी को देखिए, पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड हो तो उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाते हैं, मतलब कि ए होल्ड कर रहा है 10% ऑफ द वोटिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन वाला केस में आपका ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाते हैं। फिर आपका क्वेश्चंस देखा, अगर कंपोनेंट एंड होल्डिंग का ऑडिटर अलग अलग होता है और अगर हम कंपोनेंट के ऑडिटर्स का रिपोर्ट को यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर AS600 फॉलो कर वहाँ पे SA600 फॉलो करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन हमने देखा कि करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है। आपके टोटल 6 टाइप के करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। उसके बाद इसी में हमने एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट देखे, डेट मीन सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट कितने टाइप के होते हैं, एक आपका एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, दूसरा आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू विक्रम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।